दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज से करीब 51 साल पहले दिया गया था। एक ऐसा निर्णय जिसे अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय, भारत के संविधान को सुरक्षा प्रदान करने वाला निर्णय, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 24 अप्रैल 1973 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने संसद और संविधान के बीच में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे पार कर पाना अब तक किसी के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय मुख्य रूप से जो सवाल थे वो यह था कि क्या संसद की शक्ति संविधान की असीमित संशोधन करने की थी, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए, क्या संविधान के किसी भी हिस्से को संसद के प्रस्ताव द्वारा उसको बदला जा सकता था, भले ही वह मौलिक अधिकार छीन लेने का क्यों न हो। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यानी कि इस निर्णय से पहले सरकार का संविधान में हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा था। बात उस समय की है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, साल 1971। इंदिरा गांधी का वर्चस्व सर चढ़कर बोल रहा था। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा बुलंद था। इंदिरा को भी ये गुमान हो चला था कि जो निर्णय वो लेती हैं बस वही सही है, और इन्हीं के चलते इंदिरा गांधी एक से एक बोल्ड निर्णय लेती जा रही थी। उस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस समर्थित सरकारें थीं। विपक्ष का कोई खास अस्तित्व नहीं था, लगभग आज के दौर जैसा। अब जब उस समय इंदिरा एक से एक बोल्ड निर्णय ले रही थी, उन्हें समाज द्वारा मान्यता भी मिल रही थी। बहुत से उनके निर्णय देश हित में अच्छे भी साबित हुए, बहुत से देश हित में नहीं थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गलत करार देते हुए पलट भी दिया। ऐसे ही मुख्य रूप से मोटे रूप से 3 निर्णय थे जिनको आपको याद कर लेना जरूरी होगा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पहला मामला साल 1967 में गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहते हुए पलट दिया गया था कि संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता है। दूसरा साल 1970 का आरसी कूपर केस, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय को पलट दिया था। हालांकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय आगे जाके सही साबित हुआ। और तीसरा साल 1971 में माधवराव सिंधिया का प्रिवी पर्स वाला केस, जिसके द्वारा इंदिरा सरकार ने उस समय देशी रियासतों को दिए जाने वाले फंड बंद कर दिए थे। इस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया गया। अब इन तीनों ही निर्णय से उस समय की शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी तरह से खिन्न हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें तो अपनी शक्ति पर घमंड था, जिसे लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तोड़ा जा रहा था। अब देखिए, शक्ति के नशे में चूर इंदिरा भी हार मानने वाली कहां थी। उन्होंने संविधान के जिन अनुच्छेद के द्वारा या उनके आधार पर उन तीनों निर्णयों को पलटा गया, संसद में कानून लाकर उन तीनों अनुच्छेद को ही संशोधित करने का निर्णय ले लिया। ये थी इंदिरा गांधी की उस समय की सोच। और इस तरह इंदिरा सरकार द्वारा 5 नवंबर 1971 को संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24वां, 25वां, 26वां व 29वां संविधान संशोधन कानून लाया गया। लेकिन इसी दौरान केरल की कांग्रेस सरकार द्वारा भूमि सुधार कानून, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 लाया गया था। उस समय केरल के चीफ मिनिस्टर थे श्री रामन सरकार। इस कानून के द्वारा केरल राज्य में नागरिकों द्वारा रखी जाने वाली भूमि की मात्रा को तय कर दिया गया, यानी कि यदि तयशुदा मात्रा से ज्यादा किसी के पास भूमि है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर दिया जाएगा, यानी कुछ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जैसा। केरल सरकार द्वारा इसी कानून के तहत इडनीर मठ की भूमि भी अधिग्रहित कर दी गई। यहां से केशवानंद की एंट्री होती है। इडनीर मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती। केशवानंद भारती को सरकार का यह निर्णय कतई हजम नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह भी थी। जिस तरह से आजकल दान चंदे वगैरह चलते हैं, उस समय उनका इतना चलन नहीं था। इडनीर मठ का जो भी खर्चा था वो उसी भूमि की आमदनी से चला करता था, जिसे अब सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया था। इसी कारण केशवानंद भारती द्वारा केरल सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। इंदिरा गांधी क्या चाहेंगी, क्योंकि केरल में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये कानून बना रहे, लेकिन इसके उलट सुप्रीम कोर्ट को गोरखनाथ व पंजाब राज्य में दिए गए अपने निर्णय को
और ज्यादा सही करने का अवसर प्राप्त हो गया था। जहां एक और गोलकनाथ निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस की बेंच द्वारा निर्णीत किया गया था, वहीं अब इसे सही करने के लिए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए 13 जजेस की बेंच का गठन किया गया। और आप समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह आज तक की सबसे बड़ी बेंच है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी सुनवाई है। लगातार 68 दिनों तक सुनवाई चलती रही। भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, उस समय देखिए कितनी मेहनत क्या करते थे लोग, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा 73 देशों के संविधान की व्याख्या की गई। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी कि अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी यह सिद्धांत आज भी कायम है जो उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया और जल्दबाजी में दिए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिनों तक सुनवाई के बाद 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होता है। 23 मार्च 1973 को यह सुनवाई खत्म होती है। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्याय के इतिहास का यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। आपको आगे ये भी बताऊंगा, ये बहुत कम मार्जिन से, मेजोरिटी से, बिल्कुल नेक टू नेक जजमेंट था। संविधान संरचना वो कौन से मूलभूत तत्व थे जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, यह भी आपको जान लेना जरूरी है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सबसे सर्वोच्च अगर है तो वह है भारत का संविधान। दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। तीसरा, गणराज्यात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार की व्याख्या की गई। चौथा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जिसे अब बदला नहीं जा सकता। आमतौर से आज के दौर में इस पर बहुत चर्चा होती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। छठा, संसदीय प्रणाली। सातवां, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। आठवां, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन। नौवां, न्याय की प्रभावकारी पहुंच। 10वां, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। ये ऐसे प्रश्न थे जिन्हें बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। मूल प्रश्न क्या था? सभी प्रयास सिर्फ इस एक मुख्य सवाल के जवाब में थे कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी। दूसरे शब्दों में, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में भी, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती थी, चाहे वो मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों ना हो। तो ऊपर ये स्पष्ट हो गया। अब इन विषयों को संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा संशोधित या बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 368 की बात करें तो उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध उस समय तक नहीं था। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। यह निर्णय कुल 703 पृष्ठ का आया, जो कि अत्यधिक विभाजित मत वाला था। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत क्लोज निर्णय था। केवल 13 जज की बेंच में 7-6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक कर सकती है जहां तक कि वो संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। और इस तरह इस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे भारत में संवैधानिक कानून की आधारशिला माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस समय कौन कौन जजेस थे, तो मैं चलते चलते उनका भी नाम बता देता हूं। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो जैसे कि बताया, चीफ जस्टिस उस समय के थे एस.एम. सीकरी, उनके अलावा जस्टिस एम. शेहलत, जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस पी. जगमोहन रेड्डी, जस्टिस डी.जी. पेलकर, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस ए.के. मुखर्जी, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जी हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के फादर। इनके अलावा ये 9 जजेस थे। 4 जजेस ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे, जो भी वजह रही। जस्टिस ए.एन. रॉय, जस्टिस
के मैथ्यूज, जस्टिस M H बेग, जस्टिस SN द्विवेदी। इस निर्णय ने विधि के छात्रों के लिए एक नया विषय खोला जिस पर आज तक भी चर्चा होती है, रिसर्च होती है, लेक्चर्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ यह निर्णय उन बच्चों के लिए पढ़ना बहुत लाजमी है जो विधि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस निर्णय को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।